इसी स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट, चीफ एडिटर नौशाद आलम। इस वक्त इसी रंग स्टूडियो से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हमारे मेहमान परवेज़ अहमद खान साहब, आपका बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल, शुक्रिया। खैर मकदम करता हूँ मैं। आप राजनीतिक और सामाजिक मामलों के बड़े जानकार हैं, एक अच्छे क्रिटिक और विश्लेषक हैं राजनीतिक मामलों के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम आसाम, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, उसमें एक आसाम भी है, और भाजपा ने इन 5 राज्यों में से लगभग 3 राज्यों में मुकम्मल ऐसा जीत हासिल की है, जिसमें एक वेस्ट बंगाल है, असम है और पांडिचेरी है। जिस तरह के हालात हैं वेस्ट बंगाल के, जिस तरह से हिंसक घटनाएं की खबरें आ रही हैं, और जिस तरह के पुरतशद्दुद हालात हैं वहाँ के, आगजनी, तोड़ फोड़, लूट मार, कत्लो गारतगिरी, बड़ी अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आज हम चूँकि बंगाल पे बहुत बात कर चुके, आज हम खासकर आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं वो आसाम से संबंधित है, आसाम के चुनाव से संबंधित है, वहाँ की सीटों से संबंधित है। परवेज साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आसाम में कांग्रेस के एमएलए लगभग जो है वो 21 एमएलए जीते हैं, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा है, आसाम में बदुद्दीन अजमल ने कहीं ना कहीं ऐसा है, पहले सरकार भी बनाई थी, वहाँ की सरकार में शामिल थे, और बड़ी कोशिशें भी हुई कि सरकार, कांग्रेस और यूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, वो आपस में मिलकर इलेक्शन लड़े, लेकिन नामसायब हालात की वजह कर गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस अकेले इलेक्शन लड़ी और यूडीएफ जो है वो इलेक्शन अकेले लड़ी। यूडीएफ को 1 सीट मिली और कांग्रेस को 21 सीटें मिली हैं असम में, जिसमें 21 में से 20 मुस्लिम एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, और सिर्फ एक साहब, वहाँ एक हिंदू कैंडिडेट जो है जीता है, और वो कांग्रेस पार्टी का एमएलए बना है। ये पैटर्न जो है प्रवेश साहब, मतलब आप देखिए कि ऐसा एक बड़ी तादाद है वहाँ हिंदुओं की, और कांग्रेस पार्टी लगभग तमाम ही सीटों पर अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार उतारती है, लेकिन उसमें जो 21 विधायक एमएलए जो जीतते हैं, उसमें 20 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 20 मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो जीत कर आए हैं, और सिर्फ एक। तो जो ये पैटर्न है, अपने आप में क्या संदेश देता है, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये इसके इस पैटर्न के दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे राजनीति पर? इसमें आपका क्या कहना है, इस सिलसिले में आपका क्या नौशाद आलम साहब, असम के जो नतीजे हैं उसमें दो बातें कही जा सकती है। एक तो ये, जो आज उदित राज ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं, जी जी। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि हमारे बाकी उम्मीदवारों को हरवाया गया। तो जैसे बंगाल को लेकर के बातें हो रही हैं, मशीन एंड मशीनरी की, इसी तरह से असम में भी ये कहा जा सकता है कि सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों के जो इलाके थे वहाँ मेजोरिटी में वोट था और मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए, और बाकी जगहों पर वो हरा दिए गए, हार गए। लेकिन जो आपने कहा प्रभाव और इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो यह बहुत ही खतरनाक है, और शायद एक नया एक फॉर्मेट तैयार किया जा रहा पॉलिटिक्स का। वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जो भी है, उन सबको दरकिनार करके, उनको ख़त्म करके, उनको हाशिए पे ला करके मुकाबले में एक मुस्लिम फोर्स भारत में खड़ी हो जाए, और आगे चल के जो चुनाव कभी अगर हों तो फिर बीजेपी और मुस्लिम राजनीतिक दल के बीच में हो, और वहाँ बड़ी आसानी रहेगी कि हिंदू वोट बीजेपी को बीजेपी को और मुस्लिम वोट जो है, तो अगर हम यहाँ ये पाते हैं अपने आप को 1947 से पहले का जो भारत था, जी वहाँ हम शायद अपने आप को पा रहे हैं, जब 1905 में अंग्रेजों ने भारत में जब राज कर रहे थे वो, जी और बंगाल का विभाजन किया था। जी। हिंदू हिंदू मेजोरिटी बंगाल और मुस्लिम मेजोरिटी बंगाल, जी जी दो पार्ट कर दिया था। जो आज का बंगाल है जी। वो और आज का जो बांग्लादेश है, ये दोनों मिलकर के एक बंगाल हुआ करता था, जो उन्होंने उस वक्त डिवाइड कर दिया था। और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई, और बंगाल में 30 दिसंबर 1906 को ये
मुस्लिम लीग बनी और फिर आगे चल के आपके सामने नतीजे मौजूद हैं। जी जी। तो शायद कुछ इसी तरह का नागपुर वाले काम कर रहे हैं कि एक मुस्लिम पॉलिटिकल फोर्स खड़ा हो देश में जिससे और कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्लैश हो इनका, डायरेक्ट हो मुकाबला, हिंदू बनाम मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम इलेक्शन होता रहे और और इन्हें फायदा पहुंचता रहे। फायदा पहुंचता रहे। और ये जो छोटी पार्टियां जो रह जाएंगी, छोटी पार्टियां या तो खत्म हो ही जाएंगी, या अगर बाई चांस रह भी जाती है तो इनको कोई वोट नहीं मिलेगा। फिर 100% जो हिंदू वोट है, और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो बंगाल से चुनाव के बाद जो भाषण सुनने को मिला एक लीडर का भारतीय जनता पार्टी के, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो कह रहे हैं कि भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं और इन 100 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को वैसा ही करना चाहिए जैसा गाजा में इसराइल कर रहा है, और 17 करोड़ मुसलमानों के साथ 100 करोड़ हिंदुओं को। शुभेंदु शुभेंदु ऐसा है, शुभेंदु ये अधिकारी, statement, शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं, उनका जो वीडियो जो वायरल है। बंगाल मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट उनका को स्टेटमेंट है। पहले तो चुनाव आयोग को ही इनको चाहिए था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते, जी जी और इनको सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना था, स्वतः संज्ञान में लेना था, किसी हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना था, जी और बंगाल से इनको बाहर बुला करके किसी और राज्य में वहां बैठाना था, बंगाल में प्रतिबंधित कर देना चाहिए था, और इनको नजरबंद कर लेना चाहिए था, और इनके खिलाफ कार्रवाई करके, मुकदमा लिख करके देशद्रोह का इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी। आप जेनोसाइड की अपील डायरेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से कि 100 करोड़ हिंदू जो हैं भारत के 17 करोड़ मुसलमानों के साथ वैसा ही करें जैसे गाजा में इसराइल कर रहा है। और फिर ये असम का जो नतीजा आपने भी बताया 20 मुसलमानों के जीतने का, तो हम वहीं पा रहे हैं भारत को 1947 से पहले, बंटवारे से पहले का भारत। मेरा यही कहना रमेश है। साहब, शुभेंदु अधिकारी ने बात बात ऐसा आपने जब जब की है, तो मैं ऐसा आपसे उस पर कुछ प्रश्न आपसे करूंगा मैं, जी कि जिस तरह की जुल्म बर्बरियत और मतलब इंतहा दर्जे का जो जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया गजा में, और भारतीय जनता पार्टी के मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दावेदारी है शुभेंदु अधिकारी की, और एक मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष भी थे वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के, वो सारा चुनाव देख रहे थे, उनकी देख रेख में सारा चुनाव भी हुआ है वहाँ पे। उनका गैर जिम्मेदाराना बयान और जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि ऐसा है 100 करोड़ हिंदू जो है वो यहाँ के मुसलमानों को, जो 30 करोड़ मुसलमान है यहाँ का, बिल्कुल उसी अंदाज में मारे जिस अंदाज में गजा में इसराइल ने वहाँ के बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, वहाँ की मस्जिदों पे, वहाँ के हॉस्पिटल्स पे, वहाँ स्कूल्स पे, कब्रस्तानों पे, मज़ारात पे जिस तरह से हमले किए और जिस तरह की जेनोसाइड की है, बाकायदा तौर पे यहाँ भी कहीं ना कहीं वो मतलब उकसाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू तबके को। तो क्या ऐसा है इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इवन के सरकार को भी, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? मैंने अभी यही कहा कि इनके खिलाफ सो मोटो नोटिस लेते हुए कार्रवाई करना थी। होना चाहिए। और उसकी वजह यह है नौशाद साहब, देखिए भारत एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रिच कल्चरली, हिस्टोरिकली देश है। बहुत खूबसूरत मुल्क है, और दो राय नहीं। और यहाँ पर आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी गंदी मानसिकता को लेकर के अगर आप रहते हैं और लोगों को आप उभारते हैं इस बात के लिए कि आप हिंसक हों और हिंसा करें, तो मेरी जाती तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से एक अपील है, जो बंगाल के नतीजे आए और आसाम के जो नतीजे आए उसके बाद मैं पूरे देश के मुसलमानों से और खासकर बंगाल और आसाम के मुसलमानों से कि वो शांति कायम रखें, अमन कायम रखें, और हिंसक न हो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में, और खुद को इंगेज रखें, खामोश रहें। किसी तरह की आपको मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई प्रतिक्रिया भी देने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली जिस तरह की सूरत हाल है, या जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, और जिस तरह के आप ये समझ लें कि इस वक्त भारत को हम शब्दों में नहीं बयान कर पा रहे हैं। मदरलैंड, फादरलैंड बनने की प्रक्रिया में
से गुजर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है और उस तरह की प्रक्रिया चल रही है कि हम फादरलैंड जैसे बन जाएं। तो यहाँ कुछ होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैं एक फिक्रमंद हूँ नतीजों से, बंगाल के जो हैं उसके, जी और जो हिंसा हुई है नतीजों से नहीं बल्कि हिंसा जो हो रही है, हमने वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वो वायलेंस इस लेवल की हो रही है कि लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं, ये भी खबरें हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। ये बीजेपी समर्थक और ऐसा है जो अब सपोर्टर्स हैं, हम वो समर्थक, कहीं ना कहीं खुद बुलडोजर ले आ करके टीएमसी के दफ्तर को तोड़ते हुए दिखाई देते रहे। हम वही बात कर रहे हैं जी जी कि अपने आप ही ले जाकर के कार्यकर्ता बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं, और पुलिस भी मूक मुक्त दर्शक है, दर्शक और एक जो तरह से वहाँ कानून को ऐसा हाथ में ले लिया है। हाईजैक कर लिया, बिल्कुल बंधक बना बिल्कुल लिया गया। बिल्कुल। और जो वहाँ सीआरपीएफ की तैनाती है, 2.5 लाख जो फोर्सेस बताए जाते हैं सीआरपीएफ के पर्सनल या उनकी नफरी वहाँ तैनात है, वो भी मुख्य दर्शक बनी हुई है। वो भी कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई दे रही। क्या वो किसी ने उनके हाथ पैर किसने बांध दिए जो कार्रवाई नहीं हो रही? देखें, फिक्र मुझे इस बात की है, मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा नौशाद साहब, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें। जी जी। आसाम के साथ बंगाल का 170-172 किलोमीटर का बॉर्डर है, बहुत और बड़ा बड़ा। बंगाल का बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ 24 किलोमीटर का बॉर्डर है, जी जी। जहाँ से और आसाम का भी बड़ा है। फ्रीली बांग्लादेश आने जाने के बहुत सारे मार्ग हैं। बंगालियों को पता है और बांग्लादेश वालों को पता है, वो इधर से जानवर हाँक करके उधर ले जाते हैं, उधर के यहाँ आते हैं लोग। कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या सामान जाता है, ये हम बात नहीं कर रहे इस पर, या किसकी मौजूदगी में, किसकी निगरानी में क्या लेन देन होते हैं जो उनको गुजारा जाता है, जी जी। वो भी बात नहीं कर रहे। बात यह है कि बंगाल में अगर हिंसा होती है, तो देखिए मैंने कल भी एक वीडियो में ये बात कही थी आपके साथ में कार्यक्रम में, कि बंगाल में, बांग्लादेश में जमात इस्लामी मौजूद है, आईएसआई मौजूद है, चाइना अमेरिका मौजूद है, ये उस आग को भड़काएंगे। तो हम बंगाल में और आसाम में लोकल लेवल पर कुछ बड़ी घटनाएं भी देख सकते हैं, जिसको कहते हैं मिलिटेंसी टाइप की घटनाएं। जी जी। और जो जो जैसी खबरें आ रही हैं कि सब राजनीति में जो चलन चला हुआ है बदले लेने की राजनीति का, तो वहाँ जो हिंसक वारदातें हो रही हैं, वायलेंस हो रही है, उसके बाद अगर कुछ बड़े भी कुछ हो जाएं, जिसकी हमारे जो नेताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि गाजा में जैसा हो रहा है वैसा आप यहाँ करें, जैसा इसराइल गाजा में कर रहा है वैसा यहाँ 100 करोड़ हिंदू करें 17 करोड़ मुसलमानों के साथ। चलो तो प्रोफेसर साहब। वैसा भी कुछ आपको कुछ जगहों पे आसाम के अंदर या बांग्लादेश बंगाल के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आप उसको देखेंगे कि ये चीज़ें आपको अननेसेसरी एक मुल्क को क्राइसिस में लेके जाएंगी, जिसका भुगतान करना पड़ेगा मुसलमानों को। एग्जैक्टली। बर्फ गिरती है तो फिर आप समझ रहे हैं कि बेचारे मुसलमानों पर, तो ये मुसलमानों को चक्की में पीस के रख दिया जाएगा। प्रोफेसर साहब बिल्कुल ऐसा है, ये आपका कहना सही है, दुरुस्त है। कि जिस तरह की ऐसा है जिस तरह की हिंसक घटनाएं वेस्ट बंगाल में हो रही हैं और जिस तरह के तशद्दुद के हालात हैं, आगजनी तोड़ फोड़, और जिस तरह का बयान क्या नाम है आपके वहाँ हमें शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी, अधिकारी ने दिया है, वो देश के लिए और देश की राजनीति के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन चिंता मैं नहीं, ऐसा बहुत खतरनाक, बहुत देखें खतरनाक है, चिंता का विषय ये है। चिंता और नहीं, ये तो बिल्कुल वार्निंग है। आप जो है, आप इसमें चिंता है ही नहीं, इसमें तो वार्निंग दे रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन बता रहे हैं, बिल्कुल अपने बिल्कुल लोगों बिल्कुल को कह बिल्कुल। रहे हैं। मैं आप जो है आप डिवीजन कर रहे हैं, आप हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करके आइडेंटिफाई करा के कि पहचान लो इनको, जैसा कहा गया था बड़े नेताजी की तरफ से कि कपड़ों से पहचान लें, तो आप धर्म के हिसाब से बता रहे हैं कि 17 करोड़ के साथ आप वैसा करिए जैसा फादरलैंड गाजा में कर रहा है। जी जी। जिस जिस तरह से ऐसा है, मतलब आमतौर से देखने को मिलता है कि बीजेपी की जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर एक होड़ सी लगी रहती है कि कौन कितना बड़ा बयान मुस्लिम मुखालिफ देता है। तो मैं आसाम की तरफ लेके आऊँगा मैं जी फिरोज साहब। जी तो आसाम पे बात हो रही तो आसाम की तरफ लेके आऊँगा मैं आपको कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने आसाम में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था
और उठाती रही है, बांग्लादेशी हाँ, घुसपैठियों का। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सिलसिले से। जी जी। लेकिन एक इंटरव्यू में आसाम के मुख्यमंत्री ने बताया था कि 2024 में आसाम से जो है 50 घुसपैठियों को निकाला गया था, ठीक है। वही इस साल जो है 1400 घुसपैठियों को आसाम से निकाला गया है, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के जो दूसरे लीडर्स हैं आसाम में, वो एनआरसी के प्रचार के दौरान घुसपैठियों का डर दिखाकर, भय दिखाकर, खौफ दिखाकर ये बताते रहे कि 69 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो आसाम में मौजूद हैं और हम उन्हें निकालेंगे। और जबकि ऐसा है, जो मतलब आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2024 में 50 और इस साल जो है 1400 घुसपैठियों को निकाला गया है। तो आप कहीं ना कहीं ये व्यतीत होता है, ये महसूस होता है कि भाजपा जो डर और खौफ और भय का माहौल पैदा करती है, तो कहीं ना कहीं भाजपा और उसके लीडर्स की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखता है। आपका इस संबंध में क्या कहना है? देखें, अगर 69 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए आसाम के अंदर हैं, या 50 लाख हैं या 30 लाख हैं, कोई जितने भी हैं, या एक भी है, तो वो नाकामी है किसकी? गृह मंत्रालय की, होम मिनिस्ट्री की। जी। कोई भी कैसे आ जाता है, अगर आया है तो। ऐसा तो है नहीं ये 2014 से पहले आकर के यहाँ। जो 2014 से आपकी सरकार है, तो अब तक आपकी सरकार कर क्या रही थी? और आपने 2014 से कैसे आगे 2014 से अभी तक निकाले नहीं। और कथनी और करनी का ये है कि नौशाद साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का तो अब खुली छूट है, तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा करके कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, कोई रोक टोक उनके लिए कहीं किसी तरह की है नहीं। मीडिया उनको पूरी स्पेस देता है, अदालतों से उन्हें मालूम है कि अब मैं, लेकिन जनता का भरोसा अदालतों से बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। जी जी। तो आम आदमी जो है वो इस शक्ति में पिसता रहेगा, और जो तंत्र है, तंत्र अपनी मनमानी करता रहेगा, जैसे चाहेगा वो जिस बात को चाहेगा मुद्दा बना देगा अपना फायदा देख करके। तो ये हिंदू मुस्लिम वोट पाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का इतना बड़ा जो इशू आसाम के अंदर खड़ा किया गया था, उसकी क्या सच्चाई है? सच बात यह है कि हमें भी नहीं मालूम। अब अगर सरकार ये कहती है कि 2024 में 50 निकाले गए और इस साल 1400 निकाले गए, तो बाकी क्यों रह गए? नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसा या है, फिर ये अंदर आ कैसे गए? सरकार ये भी तो जिम्मेदारी ले, केंद्र की सरकार ले, आसाम की सरकार ले, या जो भी कोई सरकारें हैं या एजेंसियां, वो अपने ऊपर ये भी तो जिम्मेदारी लें कि हमारी नाकामी है जो यहाँ आ गए थे। नहीं प्रोफेसर साहब, जब से ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई 2014 से लेकर अब तक, जिस तरह का इन्होंने ऐसा है नैरेटिव सेट किया है, भाई ऐसा है 3 तलाक का मुद्दा लेकर के आया है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा आपके सामने है, आर्टिकल 370 आपके सामने है, हिजाब का मामला है, मतलब मीट खाने का मामला है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, SIR है, CNRC है। तो इस तरह के मुद्दे ला करके कहीं ना कहीं पूरे देश को और देश की जनता को भ्रमित करते रहे। और भ्रमित करते रहे। और देखें, जी, कोई हमको बात ही नहीं करना है। वो तो 2014 का जब इलेक्शन था उस वक्त विकास की बात हुई थी, एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी, और तमाम सबके तरह साथ की की बात हुई, सबके विकास की बात हुई, तमाम बातें। सबके विश्वास की बात हुई। अब वो मुद्दों पर न तो बात होती है, न उनके बारे में कोई बात करता है, न ये बताया जाता कितना विकास हुआ, ये नहीं बताया जाता कितना काला धन वापस आ गया, ये नहीं बताया जाता कितना FDI भारत में आ रहा है। हम जो आंकड़े देखते हैं उनसे पाते हैं कि हम नेगेटिव ग्रोथ में हैं, और हमारा डॉलर 95 पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ना रोजगार की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, तो अब ये ना तो GDP की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, एक सवालिया निशान है, चिंता का विषय। तो ये चीजें तो अब आउट ऑफ कोर्स हो चुकी हैं। जी जी। अब सिर्फ कोर्स में है क्या? हिंदू हिंसा, मुसलमान। हिंसा, नफरत, जी जी। और एक दूसरे को बुरे से बुरा कहना, बुरे से बुरा साबित करना, और एक कम्युनिटी विशेष को खलनायक बना करके दूसरी कम्युनिटी के सामने ये बता करके रखना कि इनकी वजह से आपको तमाम समस्याएं हो रही हैं, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान ये है कि इनसे मुक्ति, और इनको बिल्कुल
कुचल के, दबा के, पीस के, मिटा के रख देना है, तभी आपकी तमाम समस्याओं का हल होगा। बिल्कुल प्रवेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं ऐसा है जो कुछ आपने बताया, जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम है 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो स्थिति है देश की और राज्यों की, चाहे वो बंगाल हो, आसाम हो या दूसरे राज्य हो, ये एक चिंता का विषय है। जिस तरह के तशद्दुद हालात, आगजनी, तोड़ फोड़, हिंसक घटनाएं, जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड की राजनीति पूरे देश में हो रही है, ये जनता को समझना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा और देश को किस दिशा में लेके जाना है, ये फैसला उनके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया।